Morning, good afternoon, good evening to all my dear students. I am CS Shweta and today is our third class of Consumer Protection Act. Right, students? In the last class, when we last to last class, when we started with our Consumer Protection Act, we talked about something very basic, right? So, CS Executive Module 2, ECIPL is your subject, and we are doing lesson law relating to consumer protection. And we are students talking about Consumer Protection Act 2015, right? So, हमने पहली क्लास में कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बेसिक डेफिनेशंस, बेसिक ऑब्जेक्ट के बारे में बात करी थी। सेकेंड क्लास में हमने उस चैप्टर के बेसिक अगेन हमने इम्पोर्टेंट काउंसिल्स के बारे में बात करी थी सेकेंड क्लास में। आज की क्लास में हम काउंसिल को रिवाइज करेंगे, प्लस हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के बारे में बात करेंगे, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, राइट? वो हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था, आज हम उसको खत्म करेंगे, राइट स्टूडेंट्स? चलिए, अभी देखिए आप सारी क्लासेस कर रहे हैं, आप एक एक चैप्टर मैं आपको करा रही हूँ, बट लेट मी मेक इट वेरी क्लियर टू यू, these particular classes are for students of June 2025 attempt. So each one of you who wants to give second module in June 25, you can count on me for ECIPL. We are going to complete all the chapters of ECIPL. You may find it that the class duration is less, but जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा हम लोग लंबी लंबी क्लासेस लेके वन शॉट क्लास में एक चैप्टर खत्म करेंगे, जो छोटे चैप्टर्स होंगे, बट हमारी जो एक डेट है जिसमें हम सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लेंगे, दैट इज मे, मंथ ऑफ मे। अभी देखो विंटर्स थोड़े कम होंगे तो हम डेफिनेटली हमारी स्पीड और क्लासेस का ड्यूरेशन और बढ़ेगा, बिकॉज योर टीचर हेट्स विंटर्स, राइट? चलिए, बच्चे कहेंगे आपको विंटर अच्छे नहीं लगते, हमारा सिलेबस तो आप स्टेक पे मत रखिए। नहीं रहेगा, बिल्कुल स्टेक पे नहीं रहेगा। एक्चुअली आई वाज नॉट वेल इन द लास्ट क्लास, जब हमने काउंसिल्स के बारे में बात करी थी। तो आज हम सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी खत्म करेंगे। कमीशंस के बारे में हम एक साथ बात करेंगे। जो कमीशन है ना, यहाँ पे रिड्रेसल कमीशन जो आप देख रहे हैं, देखिए लास्ट क्लास में हमने कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल के बारे में बात करी थी एट सेंट्रल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट लेवल। वैसे ही कमीशंस भी हैं, डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशंस, ठीक है? तो ये जो कमीशंस और काउंसिल में डिफरेंस क्या है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। काउंसिल आर मेजरली फॉर एडवाइजरी सर्विस एट सेंट्रल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। कमीशंस भी सेंट्रल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, पर वो रिड्रेसल कमीशंस है। कंप्लेन कैसे लेनी है, उसका क्या रेमेडी होगा। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर आप हार गए, आप स्टेट लेवल पे अपील कर सकते हो। स्टेट लेवल पे हार गए तो आप सेंट्रल लेवल पे आप नेशनल लेवल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन को अप्लाई कर सकते हो, अपील कर सकते हो। तो ये हमें बातें बहुत डिटेल में करनी है कमीशन के बारे में, क्योंकि अगर कोई इंसान अग्री पर्सन है, एक कंज्यूमर है, वो अग्री पर्सन है, उसको अपने राइट्स एनफोर्स करने हैं, तो वो कहाँ जाएगा? कमीशंस में। ये अलग अलग कमीशन बनाए गए हैं सेंट्रल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। इन सब के बारे में हम अगली क्लास में बात करेंगे और तीनों को एक साथ बात करेंगे। वाई एक साथ? बिकॉज ऑफ द रीजन कि अगर आज मैं आपके साथ नेशनल कंज्यूमर रिड्रेसल कमीशन स्टार्ट करूंगी, तो स्टेट, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, या पहले डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट करूं, तो उसमें क्या है ना कि आप कोरिलेट नहीं कर पाओगे। तो एक ही क्लास में हम तीनों कमीशंस के बारे में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे, वी हैव टॉक्ड अबाउट काउंसिल, आज हम बात करेंगे सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, ठीक है? देखिए अभी बिल्कुल हमने बैच स्टार्ट करा है। वी हैव जस्ट स्टार्टेड विद द क्लासेस एंड दिस इज आवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ ECPIL दैट वी आर डूइंग। डू नॉट वरी एट ऑल, वी आर गोइंग टू कंप्लीट ऑल द चैप्टर्स ऑन टाइम, राइट? चलिए, अभी तो जनवरी में हम भी कोशिश कर रहे हैं मैम धीरे धीरे पढ़ने की, है ना? देखिए स्टूडेंट्स, ये काउंसिल्स के बारे में हमने लास्ट क्लास में बात करी थी सेंट्रल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। हमने बात करा था कि सेंट्रल प्रोटेक्शन काउंसिल जो होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी है इस एक्ट ने। सेंट्रल गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू एस्टैब्लिश सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल विच इज नोन एज सेंट्रल काउंसिल। मैंने आपको बोला था कि देखो काउंसिल है, फिर आज हम सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी करेंगे, अगली क्लास में हम कमीशन करेंगे। अभी क्या है ना, आप ये सब बातें जब करोगे ना, चीजें
तो हो सकता है, बहुत बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है, हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाए। लेकिन आपको ये याद रखना है कि हमारे टीचर ने बताया कि काउंसिल की एडवाइजरी सर्विस होती है, कमीशंस का रिड्रेसल मैकेनिज्म होता है। काउंसिल्स जो है वो थोड़ा कम दिया हुआ है, बिकॉज दीज काउंसिल्स, इनका स्कोप थोड़ा लिमिटेड है, बट कमीशंस थोड़े, इनका ज्यादा स्कोप है, तो वो ज्यादा डिटेल में है। एंड जो गवर्नमेंट ने अथॉरिटी बनाई है CCPA, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, इनका काम क्या है, इनके पावर्स क्या है, बेसिकली आज हमें इनके पावर्स ही स्टार्ट करने थे, बट हम एक बार इसका एक रिवीजन कर लेंगे कि CCPA में हमने लास्ट क्लास में क्या बात करी थी, राइट? तो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल वी टॉक्ड अबाउट, देन स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल वी हैव टॉक्ड अबाउट, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। आप देख रहे होंगे मैंने फॉन्ट और टेबल एक जैसे यूज करें, सो दैट आप एक डिफरेंस बिटवीन देखें। ये डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कहलाया जाता है, स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, स्टेट काउंसिल, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल इज कॉल्ड इज नोन एज सेंट्रल काउंसिल। उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है, सेंट्रल काउंसिल को। स्टेट काउंसिल को स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को भी स्टेट गवर्नमेंट ने ही स्टैब्लिश करा, राइट? हमने इसके बारे में लास्ट क्लास में काफी बात करी थी। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम, अगर आपको याद हो मैं आपको क्विक रिवीजन करा देती हूँ। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के बारे में हमने बात करी थी, विच इज नोन एज सेंट्रल अथॉरिटी। किसने बनाया? सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया। क्यों बनाई है अथॉरिटी? अथॉरिटी है, अथॉरिटी से पता चल रहा है कि इनको पावर दी गई है। किस रिस्पेक्ट में पावर दी गई है? किस चीज की पावर दी गई है? इनको कंज्यूमर प्रोटेक्शन से रिलेटेड पावर दी गई है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन से रिलेटेड पावर दी गई है, तो ये समझ में आ रहा है कि इस अथॉरिटी का जो मेजर काम है वो ये है कि वो कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्शन करने में सक्षम रहे। कंज्यूमर प्रोटेक्शन के टॉपिक पे के मैटर्स रिलेटेड देयर टू मैटर्स के रिलेशन में बात करें, मैटर्स के रिलेशन में एडवाइजरी सर्विस दे, गाइडलाइंस इशू करे, राइट? सेंट्रल का मतलब क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल लेवल पे ये काम कर रहा है। किसने इसको अपॉइंट करा? किसने एस्टैब्लिश करी CCPA? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। What do? They regulate matters regarding what? Regarding violation of consumer right, कोई कंज्यूमर के राइट्स छीन रहा है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कर रहा है, रिस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिस कर रहा है, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स दे रहा है विच आर प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक, तो उसके रिस्पेक्ट में CCPA विच इज नोन एज सेंट्रल अथॉरिटी इस चीज को रेगुलेट करती है, ठीक है? अभी मैम इनका भी यही काम है, जो नेशनल स्टेट कमीशन, स्टेट कमीशन, डिस्ट्रिक्ट कमीशन है, वो भी तो रिड्रेसल मैकेनिज्म करते हैं। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? पहली बात, जो कमीशन है वो 3 लेवल्स पे है, सेंट्रल, नेशनल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट, ठीक है? दूसरा डिफरेंस ये है कि स्टूडेंट्स वो कंप्लेंट लेते हैं। आपको जब मैं कमीशन पढ़ाऊंगी अगली क्लास में तो आप ये नोटिस बहुत अच्छे से देख लेंगे कि वो कंप्लेन लेते हैं, कंप्लेनेंट की, अग्री पर्सन की कंप्लेन लेते हैं कि इस इंसान को कितने का नुकसान हुआ, इस इंसान को क्या दिक्कत है, क्या रेमेडी प्रोवाइड हो सकता है, क्या प्रोसीजर है उस चीज का, वो सारी बातें कमीशन करता है। अथॉरिटी क्या कर रही है? एक बर्ड आई व्यू से देख रही है, एक पर्सपेक्टिव, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट के रिलेशन में क्या क्या मैटर्स पे ध्यान दिया जाए, आपके अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, कोई डिस्ट्रक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस है उनके लिए क्या ध्यान दिया जाए, कंज्यूमर राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या चीजें लाई जाए एट अ सेंट्रल लेवल, वो इस अथॉरिटी का काम है। सो इस अथॉरिटी में दे कंसिस्ट ऑफ अ चीफ कमिश्नर, मैं लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। इनका जो मेन हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? दिल्ली में है, और अदर रीजनल ऑफिसेस एज डिसाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। क्वालिफिकेशन स्टूडेंट्स हमने ये बात करी थी, जो भी क्वालिफिकेशन है चीफ कमिश्नर की, उनकी वैकेंसी है, वो सब एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी की, जैसे मैं बोलूँ ना सेंट्रल अथॉरिटी, आपको क्या याद आना चाहिए? CCPA, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। तो CCPA में कोई भी प्रोसीडिंग करी जाए, इंक्वायरी करी जाए, तो इनवैलिडेट नहीं करेंगे ऑन द ग्राउंड्स ऑफ एनी क्वेश्चन कि इनके चीफ कमिश्नर की क्वालिफिकेशन ये नहीं होनी चाहिए, या पर्टिकुलर ऑफिसर की ये पावर नहीं है, इनवैलिडेट नहीं कर सकते। ये हमने लास्ट क्लास में बात कर चुके हैं हम। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स एज प्रिस्क्राइब बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सैलरीज अलाउंसेस भी उनके उसी हिसाब से दी जाती है। तो ये सारी बातें वी हैव टॉक्ड अबाउट। स्टूडेंट्स आपको याद होगा प्रोसीजर भी हमने बात करी थी। देखिए यहाँ पे बोल रहा है सेंट्रल अथॉरिटी रेगुलेट करती है प्रोसीजर फॉर ट्रांजैक्शन ऑफ इट्स बिजनेस। तो इनका क्या है ना, सेंट्रल अथॉरिटी के हेड कौन है? चीफ कमिश्नर एंड अदर कमिश्नर्स। इनको किसने इनकी अपॉइंटमेंट किसने करी है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो ये चीफ कमिश्नर और कमिश्नर्स क्या कर रहे हैं?
चीफ कमिश्नर, इनके पास जो पावर्स होती हैं, जो कमिश्नर हैं इनके पास जो पावर होती है दैट इज टू रेगुलेट द मैटर्स, राइट। तो जितने भी कमिश्नर्स हैं, चीफ कमिश्नर हैं, असिस्टेंट, जॉइंट, डेप्यूटी, तो इन सब का दे आर अंडर द सुपरिटेंडेंस ऑफ चीफ कमिश्नर ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी। चीफ कमिश्नर ही अपनी पावर को डेलीगेट करते हैं बाकी कमिश्नर्स को, ठीक है। तो अगर हम बात करी जाए तो सीसीपीए जो कहलाया जाता है सीए, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी विच इज नोन एज सेंट्रल अथॉरिटी, इनके हेड कौन है? इनके हेड है चीफ कमिश्नर, राइट। इनके अंडर कौन है? कमिश्नर्स, जिनको ये अपनी पावर डेलीगेट कर देते हैं फॉर डिस्चार्जिंग डिफरेंट फंक्शंस ऑफ सीसीपीए, ठीक है ना। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन विंग, अगर आपको याद हो, डायरेक्टर जनरल। फिर मैंने आपको बताया था ये जो सेंट्रल अथॉरिटी है ना, इनके जो हेड है चीफ कमिश्नर, इसी सेंट्रल अथॉरिटी में ना एक इन्वेस्टिगेशन विंग है। ये इन्वेस्टिगेशन विंग क्या करता है? कंप्लेन आई, अब जैसे कंप्लेन सुनते ना तुम्हें ध्यान आता है मैम कमीशन क्या काम करता है, फिर नेशनल कमीशन, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ये भी तो कंप्लेंट लेते हैं। बिल्कुल सही बात है, बट कोई इंसिडेंट, कोई एक्सीडेंट या कुछ भी ऐसा कोई मुद्दा इन्वेस्टिगेशन के पर्सपेक्टिव से सामने आता है तो इन्वेस्टिगेशन सेंट्रल अथॉरिटी भी करवाती है। क्यों सेंट्रल अथॉरिटी करा रही है? अभी देखो तुम्हारी क्लास है, क्लासरूम में तुम्हारे फ्रेंड ने तुम्हारे साथ कुछ गलत करा, मतलब तुम्हारा नोटबुक ले लिया, तुम्हारा पेन पेंसिल ले लिया, बड़े छोटी क्लास की बात हो रही है, ठीक है। या तुम्हारी क्लास में तुम्हें कोई परेशान कर रहा है तो तुमने टीचर को कंप्लेन कर दिया, ठीक है। पर ये बात जब प्रिंसिपल तक पहुंची तो प्रिंसिपल ने कहा इन्वेस्टिगेशन कराऊंगी सो दैट ये चीज और कहीं नहीं हो। आप समझ रहे हो डिफरेंस? बेशक ये चीज रिजॉल्व हो गई, टीचर ने रिजॉल्व कर दिया कंप्लेन, पर प्रिंसिपल कह रही है कि कोई गाइडलाइन बनानी चाहिए, कोई रूल बना देना चाहिए कि ये चीज दोबारा ना हो सके। तो सेंट्रल अथॉरिटी एक वो अथॉरिटी है प्रिंसिपल वाली, समझ रहे हैं? तो इनका इट इज हेडेड बाय डायरेक्टर जनरल, हु इज द हेड ऑफ इन्वेस्टिगेशन विंग ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी, डायरेक्टर जनरल। करते क्या है? इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन। The central government may appoint a director general. Central government may appoint, may मतलब कोई और भी अपॉइंट कर सकता है, नॉट लाइक दैट। देखिए क्या होता है, जैसे कोई इंक्वायरी आई, कोई ऐसी इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से इन्वेस्टिगेशन करानी पड़ रही है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक इन्वेस्टिगेशन विंग में डायरेक्टर जनरल को अपॉइंट करते हैं जो उस इन्वेस्टिगेशन को अंजाम देते हैं। तो डायरेक्टर जनरल के अंडर कौन कौन है? एडीजे, राइट, जिसमें हमारे हैं एडिशनल डायरेक्टर जनरल, योर डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल, योर जॉइंट डायरेक्टर, ठीक है, डेप्यूटी डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर, ए से आपके एडिशनल असिस्टेंट डायरेक्टर, ठीक है। तो एडीजे को याद रखिएगा। तो एडीजे में हमारे हैं असिस्टेंट, हमारे एडिशनल डायरेक्टर, हमारे डेप्यूटी डायरेक्टर, हमारे जॉइंट डायरेक्टर। किसके अंडर है ये सब? किसके अंडर है? डायरेक्टर जनरल, डीजी के अंडर। डीजी क्या काम कर रहे हैं? इन्वेस्टिगेशन। कहाँ है इन्वेस्टिगेशन? किसके अंडर हो रही है इन्वेस्टिगेशन? सेंट्रल अथॉरिटी के अंडर। एवरी एडिशनल डायरेक्टर, जनरल डायरेक्टर या जॉइंट डायरेक्टर, जो एडीजे हैं, ये दे डिस्चार्ज ऑल देयर फंक्शन सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ डीजी, क्योंकि इनके अंडर है ना। आप समझ रहे हैं? देखिए सेंट्रल अथॉरिटी में हमने दो बातें पढ़ी। पहला तो खुद सेंट्रल अथॉरिटी के जो हेड हैं वो चीफ कमिश्नर और बाकी कमिश्नर्स हैं, ठीक है। फिर हमने बात करी कि सेंट्रल अथॉरिटी ना इन्वेस्टिगेशन भी कराती है, तो इनका एक इन्वेस्टिगेशन विंग भी है। इन्वेस्टिगेशन विंग के हेड जो है वो डायरेक्टर जनरल है और उनके अंडर कौन है? एडीजे। ए से एडिशनल डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, डेप्यूटी डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर, ठीक है। तो ये लोग किसके अंडर काम कर रहे हैं? डायरेक्टर जनरल के। डायरेक्टर जनरल भी चाहे तो अपनी पावर को डेलीगेट कर सकते हैं एडीजे को, राइट। एडीजे याद रखना है तो आपको इन्वेस्टिगेशन विंग में ये लिखना ना प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि आप याद रखेगा एडिशनल असिस्टेंट, डी से डेप्यूटी, जे से जॉइंट। द इंक्वायरी मेड बाय डायरेक्टर जनरल शैल बी सबमिटेड टू सेंट्रल अथॉरिटी, क्योंकि विंग तो सेंट्रल अथॉरिटी का ही है ना। तो सेंट्रल अथॉरिटी में जो चीफ कमिश्नर है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, इन्होंने डायरेक्टर जनरल को अपॉइंट किस लिए करा? इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट विल बी सबमिटेड टू हु? सेंट्रल अथॉरिटी, राइट। तो स्टूडेंट्स हमने यहां तक लास्ट क्लास में बात कर ली थी। लेट्स टॉक अबाउट पावर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड कंप्लेंट्स टू अथॉरिटीज। आई थिंक हमने यहाँ तक भी बात कर ली थी। यस, हमें पावर एंड फंक्शन से बात करनी है। तो हमने पावर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, कंप्लेंट टू अथॉरिटीज में ये भी बात करी थी कि जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, वॉट एवर नेम कॉल्ड, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी हो सकते हैं, ठीक है।
तो अगर कोई भी कंप्लेन आती है सेंट्रल अथॉरिटी के पास या कमिश्नर के पास या किसी भी रीजनल ऑफिस में कंप्लेन आती है कंज्यूमर राइट्स की, तो ये जो कंप्लेन है, देखो अभी क्या है ना, एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में या किसी जिला में कोई कंप्लेन हुई कि कंज्यूमर के साथ ये हुआ। अब ये कंप्लेन डायरेक्टली कहाँ जा सकती है, सेंट्रल अथॉरिटी के पास या वहां के डीएम या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास आएगी। तो अगर ये कंप्लेन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास आती है तो ये कंप्लेन कहाँ रेफर कर दी जाती है, सेंट्रल अथॉरिटी को। Complaint to authorities. A complaint relating to violation of consumer rights or unfair trade practice or false misleading advertisement are prejudicial to the interest of consumer, may be in writing or electronic mode, will be given to central authority. अब अगेन बच्चा बोलेगा कि मैम कंप्लेन सुनते ही हमें कमीशन याद आ जाते हैं, फिर सेंट्रल अथॉरिटी का क्या काम। एक बात सुनिए, ये है मिस्टर कुकू, इसने एक वॉशिंग मशीन खरीदी, ठीक है। वॉशिंग मशीन पे ना जब खरीदी तो काफी सेलर ने क्लेम करा वॉशिंग मशीन में ये है वो है, 50,000 की मशीन खरीदी फ्रंट लोड। तो कुकू ने मशीन खरीद ली, आज तक की सबसे महंगी मशीन कुकू ने खरीदी 50,000 रुपए की। अब क्या हुआ यहाँ पे ना, कुकू को पता चला कि सेलर ने करा है डिफॉल्ट, सेलर ने जानबूझ के फेक प्रॉमिस करे हैं, ऐसी ऐसी चीजें बोली हैं मशीन में है बट वो नहीं है, जो सर्विस बोला था देंगे, डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस का केस भी बना। तो कुकू इज अ अग्रीड पार्टी, ठीक है। अब कुकू का वैल्यू जो है जो यहाँ पे, तो इसमें कुकू चला गया डिस्ट्रिक्ट कमीशन में कंप्लेन करने, जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, ठीक है। अब आप बोलोगे सेंट्रल अथॉरिटी के पास क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि अब बात समझो, अगर वहां पे एक समूह ऐसा बना हुआ है जो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कर रहा है, जैसे वहां पे एक जितने भी स्टील वाले हैं या जितने भी कॉपर वायर वाले हैं वो एक संगठन बना के कुछ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये कंप्लेन कहाँ जाएगी, सेंट्रल अथॉरिटी। बट पर्सनल किसी पर्सन की पर्टिकुलर कंप्लेन होती है, दैट विल गो टू कमीशन, राइट। एंड सेंट्रल अथॉरिटी विल एंटरटेन अ कंप्लेन एज अ लार्ज, not a particular cuckoo ki complaint, okay, that will go to commission. Powers and function of central authority, section 18, the subsection 1, the central authority is empowered to, central authority के पास क्या क्या पावर है, प्रोटेक्ट, प्रमोट एंड एनफोर्स द राइट्स ऑफ द कंज्यूमर्स। ये तो हमें पता ही है, शुरू ही जब बात हुई थी तो हमने बात करी थी कि सेंट्रल अथॉरिटी के बनने के पीछे मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोटेक्ट, प्रमोट एंड एनफोर्स। प्रोटेक्ट मतलब कि कोई इन पे क्वेश्चन ना कर सके, प्रमोट मतलब दुनिया को बताओ कि तुम्हारा राइट है, और एनफोर्स मतलब कोई अपना राइट यूज करना चाहे तो उसकी मदद करे। तो प्रोटेक्ट, प्रमोट एंड एनफोर्स द कंज्यूमर राइट। प्रिवेंट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, शुरू में जब हमने सेंट्रल अथॉरिटी के बारे में पढ़ना शुरू किया था तो ये सारी बातें लिखी हुई थी, जितनी भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस होती है, जो भी ऐसी चीजें ना जो एट लार्ज अफेक्ट कर रही है, उसकी कंप्लेन एंड पावर किसके पास है, सेंट्रल अथॉरिटी। No false or misleading advertisement is presented to consumer with respect to any goods or services, right? So that is the power of central authority. Ensure that no person takes part in the publication of any advertisement which is false or misleading. तो अगर आपसे पूछा जाए कि सेंट्रल अथॉरिटी के पास क्या पावर है, तो सेंट्रल अथॉरिटी के पास पावर है कंज्यूमर राइट्स की, कंज्यूमर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, misleading advertisement and publication of advertisement। तो ये तो कम बन गया, मैं अगर इसको डम बना दूं तो DUMP, तो उससे आपको याद हो जाए। बट एनीवे, C से कंज्यूमर है, कंज्यूमर का मतलब है कि कंज्यूमर के राइट्स जो हैं, अच्छा पंप कर देते हैं, PUMP कर देते हैं, इस एक्रोनिम को हम कर देते हैं PUMP, पंप। सेंट्रल अथॉरिटी के पास एक पंप है, पंप में P से है हमारा प्रोटेक्ट, प्रमोट, एनफोर्स, ठीक है। U से हो गया अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, M से हो गया मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, और लास्ट वाले M से हो गया पब्लिकेशन ऑफ एनी एडवर्टाइजमेंट विच इज रॉन्ग, विच इज मिसलीडिंग, राइट, विच इज फॉल्स। तो हमें ये पता चल गया कि जो पावर्स और सेंट्रल अथॉरिटी की पावर्स हैं, दैट इज अ पंप, PUMP पंप, promote, protect and enforce of consumer rights, unfair trade practice, misleading advertisement, and protecting the consumer from public, no person shall publish any information, publishing, last वाला P क्या है, publishing any advertisement which is false। और भी हैं, और भी functions हैं। Section 18 subsection 2 states that without prejudice to the generality of the provision contained, जो आपने 18 subsection 1 में पढ़े हैं, सेंट्रल अथॉरिटी के पास और भी functions हैं, जैसे
इंक्वायर और कॉज एनी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन। अभी पढ़ा ना इन्वेस्टिगेशन विंग, तो इन्वेस्टिगेशन विंग ऐसे ही थोड़ी ना बनाया गया था। तो अगर इन्वेस्टिगेशन विंग है तो इसका मतलब सेंट्रल अथॉरिटी के पास ये भी पावर है कि वो क्या करा सकते हैं, इंक्वायर या कोई इंक्वायरी बिठवा सकते हैं या इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं अगर कहीं पे उनको कुछ कंप्लेन आती है वायलेशन ऑफ कंज्यूमर राइट्स के। ठीक है, तो हमें ये समझ में आया कि 18 सबसेक्शन 1 कर रहा है एक जनरल पावर्स के बारे में एंड 18 सबसेक्शन 2 बात कर रहा है इंक्वायरी वाली पावर से रिलेटेड, राइट। 18 सबसेक्शन 1 क्या है, पंप, फाइल कंप्लेन बिफोर द डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन एज द केस में बी। अब आप जब कमीशन के बारे में पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा किन केसेस में हम डिस्ट्रिक्ट कमीशन जाते हैं, कब हम स्टेट कमीशन जाते हैं और कब हम नेशनल कमीशन जाते हैं, राइट। ये 3 टायर कमीशन है, नेशनल एट द टॉप, फिर स्टेट एंड देन डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, लेकिन सबसे पहले एक इंसान अगर उसकी वैल्यू क्या है, उसके कंप्लेन जैसे होता है ना 50,000 की मशीन, वो तो कम वैल्यू है, 50 लाख का है, कितने का उसका गुड्स या सर्विस था, उस पर डिपेंड करता है कि वो कहाँ जा रहा है, डिस्ट्रिक्ट जा रहा है, स्टेट जा रहा है या नेशनल। उसके बाद वो अपील कर रहा है या क्या कर रहा है, इट ऑल्सो डिपेंड्स। तो यहाँ कह रहे हैं सेंट्रल अथॉरिटी कंप्लेन फाइल करती है किसके सामने, सेंट्रल, नेशनल कमीशन, स्टेट कमीशन, डिस्ट्रिक्ट एज द केस में बी। इंटरवीन इन द प्रोसीडिंग, ये भी इनकी पावर है। सेंट्रल अथॉरिटी कहेगा अगर कोई नेशनल कमीशन का केस है तो हम भी इंटरवीन कर सकते हैं, दखल अंदाजी दे सकते हैं अगर कोई ऐसी एलिगेशन होती है तो। रिव्यू द मैटर्स रिलेटिंग टू द फैक्टर्स इनहिबिटिंग एंजॉयमेंट ऑफ कंज्यूमर राइट्स, अगर ऐसे कौन कौन सी चीजें जो कंज्यूमर को अपने राइट्स एंजॉय करने नहीं दे रही है, उन सारे मैटर्स को रिव्यू करना ताकि उनको और सुधारा जा सके। ठीक है, recommend adoption of international covenants and best international practices on consumer rights। अभी देखिए क्या है ना, अभी आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन चल रहा है, आगे जाके कुछ लगता है कि बाहर, इंडिया के बाहर ऐसा प्रैक्टिस हो रहा है तो उसको अगर इंडिया में भी लाया जाए, वही गाइडलाइंस इनिशिएट करना, एडवाइस करना मैटर्स पे, रेगुलेट करना मैटर्स को, वो इन सबका काम है। ठीक है, तो अगर हमें एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सेंट्रल अथॉरिटी की क्या पावर्स हैं, क्या फंक्शन है, तो हमें 18 सबसेक्शन 1 और 18 सबसेक्शन 2 याद आएगा। 18 सबसेक्शन 1 में तो पंप पावर्स है, ठीक है। 18 सबसेक्शन 2 में इंक्वायरी वाली पावर्स है। तो इंक्वायरी मतलब कि इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं, ये डिस्ट्रिक्ट कमीशन के सामने कंप्लेन ला सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कमीशन को में ये प्रोसीडिंग में इंटरवीन भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कोई भी मैटर्स होते हैं उनको रिव्यू कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू कंज्यूमर राइट्स एंड इंटरनेशनल कॉन्वेनेंस को भी अडॉप्ट कर सकते हैं, जैसे लगे कि ये चीजें बाहर बहुत अच्छी हो रही है, इंडिया में भी होनी चाहिए, लाइक दैट। प्रमोट करते हैं रिसर्च इन द फील्ड ऑफ कंज्यूमर राइट्स। अभी क्योंकि देखो इनके पास कंप्लेन नहीं भी आ रही, स्टेट कमीशन, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, नेशनल कमीशन तब काम कर रही है जब कंप्लेन आ रही है। सेंट्रल अथॉरिटी कह रही है ये तो हमारी पावर है, हम प्रमोट करते हैं फील्ड ऑफ कंज्यूमर राइट्स, हम अवेयरनेस फैलाते हैं, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू कंज्यूमर राइट्स। एनकरेज नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशंस ऑल्सो, जो एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एजेंसी की तरह काम करती है, ठीक है, उनको भी देखते हैं ये। मैंडेट द यूज ऑफ यूनिक एंड यूनिवर्सल गुड्स, आइडेंटिफायर्स इन सच गुड्स एज मे बी नेसेसरी टू प्रिवेंट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस एंड टू प्रमोट कंज्यूमर राइट। अभी क्या, जैसे एमआरपी है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, गवर्नमेंट कह रही है ये एक पर्टिकुलर एसेंशियल गुड्स का हम डिसाइड करेंगे ताकि कल को तुम मार्केट में दादागिरी ना कर सको और एक मोनोपोली ना कर सको, ठीक है ना। तो उसके लिए भी सेंट्रल अथॉरिटी नॉर्म्स बनाती है, सेफ्टी नोटिस इशू करती है अनसेफ गुड्स के लिए, एडवाइस करती है मिनिस्ट्रीज को, डिपार्टमेंट्स को सेंट्रल और स्टेट लेवल पे ऑन कंज्यूमर का कैसे वेलफेयर करा जाए, राइट। इशू नेसेसरी गाइडलाइंस टू प्रिवेंट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस एंड प्रमोट कंज्यूमर्स इंटरेस्ट। तो आप एक बात सुनिए, आपने कितने सारे पढ़े, आपने यहाँ पे 12, यस 12 आपने अलग अलग पावर सुनी जो कंज्यूमर अथॉरिटी, सेंट्रल अथॉरिटी सॉरी, ये पावर्स का इस्तेमाल कर सकती है। ये सारी पावर सेंट्रल अथॉरिटी के पास है, कंज्यूमर राइट्स को प्रिवेंट करना, प्रमोट करना, अवेयरनेस स्प्रेड करना, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करना, देन मैंडेट करना कि ये यूनिवर्सल चीज फॉलो होनी चाहिए सारे गुड्स के लिए, ठीक है, नोटिस इशू करना, गाइडलाइंस देना, एडवाइसेस देना सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स को कंज्यूमर वेलफेयर के लिए, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, डिस्ट्रिक्ट कमीशन के सामने कंप्लेन लाना, इंटरवीन करना उनके प्रोसीडिंग में, मैटर्स को रिव्यू करना, इंटरनेशनल कॉन्वेनेंट्स को यूज करना, ये सारी पावर्स है। और 18 सबसेक्शन 1 में क्या पावर हमने पढ़ी, जनरल पावर, PUMP, पंप, P से प्रोटेक्ट, प्रिवेंट, एनफोर्स, देन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, misleading advertisement, and then
पब्लिशिंग ऑफ एनी एडवर्टाइजमेंट विच इज फॉल्स, उसको प्रोहिबिट करना। ठीक है, ये सारी पावर्स है सेंट्रल अथॉरिटी की। पावर ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी टू रेफर मैटर्स फॉर इन्वेस्टिगेशन और टू अदर रेगुलेटर। अभी इन्वेस्टिगेशन की बात आई है, सो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट एंड हाउ द इन्वेस्टिगेशन इज डन बाय सेंट्रल अथॉरिटी। सो जब उसकी बात आती है ना, देखो अभी पावर्स की जब बात आती है तो आपको कौन सा सेक्शन याद रखना है? सेक्शन 18, 18(1), 18(2). Section 19(1), subsection 1, subsection 2 and subsection 3 is talking about investigation. 19 subsection 1 कह रहा है central authority may, after receiving any information or complaint or direction from central government or on its own motion, conduct or cause to be conduct a preliminary inquiry as to whether there exists a prima facie case of violation of consumer rights or any unfair trade practice or any misleading advertisement by any person which is prejudicial to the public interest or to the interest of the consumer, and if it is satisfied that there is exist a prima facie case, it shall cause investigation to be made by the Director General or by District Collector. क्या मतलब बोल रहा है यहाँ पे? इतनी लंबी मैम लाइन आपने हमें बोल दी, यही तो प्रॉब्लम है लॉ में लिखने की, हम इतना लिख ही नहीं पाते हैं। क्योंकि देखो अगर मैं ये बिना रीड करे आपको सीधा समझा दूंगी, फिर पता क्या होगा बाद में जब आप रीड करोगे, इस लाइन का क्या मतलब था, ये क्या बोल दिया मैम ने, ऐसा। तो इसलिए आई हैव टू रीड एंड एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरी लाइन। 19 सबसेक्शन 1 कह रहा है कि सेंट्रल अथॉरिटी के पास पावर तो है इन्वेस्टिगेट करने की, अभी आपने 18 सबसेक्शन 2 में बोला, पर कैसे? हाउ द मैटर इज इन्वेस्टिगेटेड बाय सेंट्रल अथॉरिटी, ऐसा क्या होता है? 19 सबसेक्शन 1 बोलता है, प्रोविजन देता है कि सेंट्रल अथॉरिटी चाहे तो अभी ऐसे ही आते बैठे बैठे सेंट्रल अथॉरिटी के चीफ कमिश्नर को एकदम से ऐसे सपना आएगा कि मुझे एक इन्वेस्टिगेशन कराने का मन हो रहा है, नहीं ना। तो इसका मतलब सेंट्रल अथॉरिटी में कॉमा आफ्टर रिसीविंग व्हाट? कंप्लेंट और इंफॉर्मेशन और एनी डायरेक्शन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। कंप्लेन आई है या फिर कोई इंफॉर्मेशन आई है या कोई ऑर्डर आया है सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है, किस चीज की कंप्लेन आई है, या फिर खुद अपने ऑन इट्स ओन मोशन, चार बातें बोल रहा है। कह रहा है सेंट्रल अथॉरिटी जो है ना वो में कर सकती है इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन। कब? जब कोई कंप्लेन या इंफॉर्मेशन आई है, चाहे वो किसी पर्टिकुलर कोई इंफॉर्मेशन आई है या कंप्लेन आई है या ऑर्डर आया या खुद अपने आप से ऑन इट्स ओन मोशन, कॉज टू कंडक्ट अ प्रीलिमिनरी इंक्वायरी। क्यों कर रहे हो इंक्वायरी? ऐसा क्या हो गया? क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन आई थी ना दैट इज रिलेटेड टू कि कोई प्राइमा फेसी केस चल रहा है, देयर इज अ केस जिसका एक एविडेंशियल प्रूफ है कि उससे ना वायलेशन हो रही है कंज्यूमर राइट्स की। चाहे वो यही पंप वाली बात, कोई आपका कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हो रही है, कोई मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट हो रही है, या कोई ऐसी चीज हो रही है विच इज प्रेजुडिशियल टू द पब्लिक इंटरेस्ट, मतलब पब्लिक के इंटरेस्ट को हार्म कर रही है वो चीज, तो सेंट्रल अथॉरिटी बिल्कुल एक्टिवेट हो जाएगी और इंक्वायरी करेगी। और अगर इंक्वायरी में कुछ देखो, इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन में जरा सा फर्क है। इंक्वायरी क्या है, थोड़े छोटे लेवल पे है कि पूछताछ करी, ठीक है। अगर वहां पे जब एक सब्सटैंटिव एनालिसिस होता है ना, डेप्थ में जब एनालिसिस करा जाता है, वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। तो इंक्वायरी मीन्स जैसे गए, पूछा, अच्छा ऐसा है ऐसा है, ओके, अगर लगा कि हाँ दाल में कुछ काला है तो फिर इन्वेस्टिगेशन होगा। और इन्वेस्टिगेशन कौन कराएगा? डायरेक्टर जनरल। इनका नाम कहाँ पढ़ा था तुमने? बताओ। कुछ इन्वेस्टिगेशन विंग सुना था ना तुमने, और सुना था ना कि इनके अंडर कौन होते हैं? एडीजे। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 19 सबसेक्शन 2 यहाँ कह रहे हैं वेयर आफ्टर प्रीलिमिनरी इंक्वायरी। प्रीलिमिनरी इंक्वायरी क्यों बोल रहे हैं इसको? क्योंकि इंक्वायरी करी क्योंकि आपके पास कोई कंप्लेन आई, इंफॉर्मेशन आई, या ऑन योर मोशन या गवर्नमेंट का कोई ऑर्डर आया, आपने प्रीलिमिनरी होता है कि पहले एक छोटा मोटा एट अ लो लेवल करना। सेंट्रल अथॉरिटी को अगर ये ओपिनियन फॉर्म हो जाता है कि नहीं, देयर इज समथिंग, दाल में काला एंड कुछ है, the matter is to be dealt with the regulator established under any other law for the time being in force may refer to the concerned regulator. What is that? मैंने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे और कंपनी ने मेरे साथ कुछ डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस करा, जिसके लिए बात सेंट्रल अथॉरिटी तक चली गई। फिर सेंट्रल अथॉरिटी ने सोचा कि ये काम तो सेबी का भी है, सेबी तक भी बात चली गई। सेबी भी तो रेगुलेटर है ना स्टॉक मार्केट का। तो सेंट्रल अथॉरिटी क्या करती है? प्रीलिमिनरी इंक्वायरी में ऐसा कुछ मिलता है ना कि दाल में कुछ काला है, तो उस पर्टिकुलर कंसर्न रेगुलेटर को यह बात पहुंचा देते हैं।
It states that the purpose of investigation, central authority, director general or director collector may also direct him to produce any document or record. तो अभी जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो डायरेक्टर जनरल इसको हेड करते हैं इन्वेस्टिगेशन को, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन विंग के हेड है डायरेक्टर जनरल, अभी पढ़ा था आपने। तो जो भी इन्वेस्टिगेशन होती है इन्हीं के अंडर होती है। पावर ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी टू रिकॉल गुड्स, अब ये क्या बोल रहा है हमें, सेक्शन 20 कह रहा है जहां पे सेंट्रल अथॉरिटी सेटिस्फाई हो जाए ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। देखो पहले पावर की बात करी सेक्शन 18 में, फिर 19 में हमने इंक्वायरी की बारे में बात करी, 20 में कह रहा है कि अगर इन्वेस्टिगेशन हो गई और उसमें कुछ ऐसा पा लिया गया कि एक एविडेंस के थ्रू कि देयर इज अ वायलेशन ऑफ कंज्यूमर राइट्स और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, इट मे पास सच ऑर्डर। क्या ऑर्डर पास कर सकती है सेंट्रल अथॉरिटी? पहला, रिकॉलिंग ऑफ गुड्स या विड्रॉल ऑफ सर्विस, रीइंबर्समेंट ऑफ प्राइसेस ऑफ गुड्स और सर्विसेज, या तो कहेंगे गुड्स को वापस कराओ क्योंकि गुड्स खराब है कुछ, क्योंकि सेटिस्फाई हो गई ना सेंट्रल अथॉरिटी इन्वेस्टिगेशन के बाद देखा कि यस गुड्स में प्रॉब्लम है, जो कंप्लेनेंट है वो सही कंप्लेन कर रहा है, तो गुड्स को रिकॉल कर देगा, वापस कराएगा, उसका प्राइस रीइंबर्स करा सकते हैं, और जो प्रैक्टिस हो रही है उसको डिसकंटिन्यू भी करा सकते हैं कि नहीं नहीं आप बिल्कुल खराब सर्विस दे रहे हो, आप और किसी को ये सर्विस नहीं दे सकते क्योंकि आपके लिए आपकी सर्विस की कंप्लेन आ गई है, आपकी गुड्स की कंप्लेन आ गई है। ठीक है, तो गुड्स को रिकॉल कर दिया जाता है, गुड्स के जो पैसे हैं वो वापस दे दिए जाते हैं कंज्यूमर को, या फिर वो जो प्रैक्टिस हो रही होती है। और आई थिंक तीन, अब ये मत बोला कि मैम इनमें से कोई एक ही होगा, तीनों भी हो सकते हैं। गुड्स रिकॉल कराए, पैसे वापस कराए और ये सर्विस बंद करो, आज के बाद किसी को ये गुड्स नहीं दोगे या आज के बाद किसी को ये सर्विस नहीं दोगे, तो ये भी सेंट्रल अथॉरिटी की पावर है। ठीक है, उसके बाद मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट और एंडोर्समेंट क्या होता है? मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट इन रिलेशन टू एनी प्रोडक्ट और सर्विस क्या होता है? मीन्स एन एडवर्टाइजमेंट जिसमें झूठा, अच्छा मिसलीडिंग का मतलब क्या होता है कि अगर मैं आपको कुछ झूठी चीज बोलूं कि मैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, ठीक है, मैं ऐसा बोलूं, तो दैट्स, अगर मैं ऐसे एडवर्टाइज करूं अपने आप को दैट आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो दैट्स मिसलीडिंग ना, मतलब मैं आपको मिसलीड कर रही हूँ पढ़ाकर कि, और अपनी क्वालिफिकेशन गलत बताकर, ताकि आप मेरे ऊपर ट्रस्ट करो कि आपको एक प्रोफेशनल पढ़ा रहा है। I mean I am a professional but I'm a company secretary, I'm not a chartered accountant, right? तो ये मिसलीडिंग हो जाएगा। मैं फॉल्सली डिस्क्राइब कर रही हूँ प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में, फॉल्स गारंटी दे रही हूँ, झूठी गारंटी दे रही हूँ, या मैं आपको एक्सप्रेस या इम्प्लाइड ऐसी रिप्रेजेंटेशन दे रही हूँ बिल्कुल झूठी है, या डेलिबरेटली कुछ कंसील कर रही हूँ आपसे, डेलिबरेटली मतलब जानबूझ के कुछ छुपा रही हूँ ताकि आपको पता ना चले, सो दैट इज मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, राइट? एंडोर्समेंट क्या होता है? एंडोर्समेंट रिलेशन टू एडवर्टाइजमेंट मीन्स एनी मैसेज या नाम, सिग्नेचर, कोई कैरेक्टरिस्टिक या अपना नाम देना और किसी ऑर्गेनाइजेशन को which makes the consumer to believe that it reflects the opinion, finding or experience of the person making endorsement। जैसे आप कितनी सारी एडवर्टाइजमेंट देखते हो जिसमें अलग अलग एक्टर, एक्ट्रेस या कोई एक रेप्यूटेड डॉक्टर है और वो डॉक्टर एक हेल्दी ड्रिंक को प्रमोट कर रहे हैं, तो आप बोलोगे अच्छी होगी ये ड्रिंक क्योंकि डॉक्टर प्रमोट कर रहे हैं, डॉक्टर ने अपना नाम जोड़ दिया उस ड्रिंक के साथ, सो दैट विल मेक यू बिलीव दैट दिस पर्टिकुलर डॉक्टर का ये ओपिनियन है, is reflecting the opinion in the advertisement that doctor is promoting that particular healthy drink, so ये ठीक होगी, you understand? So इसको क्या बोलते हैं? Endorsement। Power of central authority to issue directions and penalties against false or misleading advertisement। central authority क्या कर सकती है? कोई मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट होती है या कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस होती है, तो सेंट्रल अथॉरिटी क्या कर सकती है? Central authority is satisfied after investigation that any advertisement is false या misleading या prejudicial to the interest of any consumer or is contravention of consumer rights, it may, चाहे तो by order, issue direction to the concerned trader or manufacturer or endorser or advertiser or publisher as the case may be, जिसके भी against case आया है, to discontinue such advertisement or to modify the same in such a manner। देखिए बहुत बार केस हुआ है, कोई कंपनी दूसरी कंपनी को गिराने के लिए, अपने कॉम्पिटिटर को गिराने के लिए डायरेक्टली उनका नाम यूज कर लेते हैं एडवर्टाइजमेंट में, विच इज रॉन्ग, दैट्स अ डेफेमेशन। और अगर आप ऐसा करते हैं और अगर आपका केस यहाँ चला जाता है तो सेंट्रल अथॉरिटी आपको ऑर्डर दे सकती है, डिसकंटिन्यू करो अपनी एडवर्टाइजमेंट को मॉडिफाई करो, राइट? इफ द अथॉरिटीज ऑफ द ओपिनियन दैट इट इज नेसेसरी टू इम्पोज अ पेनल्टी, व्हाट डू दे डू? For such a false or misleading advertisement by manufacturer or endorser, it may by order impose on manufacturer or endorser a penalty which may extend to how much? 10 lakh rupees.
तक आपके ऊपर पेनल्टी भी लग सकती है। और अगर उसके बाद भी आप इतने ढीठ हैं कि आप वो चीज कंटिन्यू कर रहे हैं तो पेनल्टी 50 लाख तक भी जा सकती है, राइट। उसके बाद भी सेंट्रल अथॉरिटी को जहां जहां लगता है कि ये चीज को प्रोहिबिट कर देना चाहिए तो वो एंडोसर को या मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट देने के लिए प्रोहिबिट भी कर सकते हैं। कितने समय के लिए? कम से कम 1 साल के लिए, विच मे एक्सटेंड टू 1 ईयर। सेंट्रल अथॉरिटी अगर तब भी आप अगर उसको प्रमोट कर रहे हो और आपको मना करने के बाद भी आप ये चीज कर रहे हो तो प्रोहिबिशन आपका 1 साल से 3 साल तक भी हो सकता है, राइट। Where the central authority is satisfied after investigation that any person is found to publish or is party to the publication of the advertisement, then उनके ऊपर भी penalty और necessary charges लग सकते हैं। तो ये सारी पावर सेंट्रल अथॉरिटी के पास है विद रिस्पेक्ट टू पेनल्टीज और डायरेक्शन देना या प्रोहिबिट करना किसी चीज को, ये पावर सेंट्रल अथॉरिटी होल्ड करती है, राइट। नो एंडोर्सर शैल बी लायबल to penalty if he has exercised DD to verify the veracity of the claims made in the advertisement। अभी देखो मैं किसी प्रोडक्ट को एंडोर्स कर रही हूँ और मैं ये प्रूव कर दूं कि देखिए जब मैं इस प्रोडक्ट को एंडोर्स कर रही थी मैंने सारी ड्यू डिलिजेंस कर लिया था। ड्यू डिलिजेंस मतलब आई हैव चेक्ड ऑल द लॉज रिलेटिंग टू द प्रोडक्ट एंड एवरीथिंग वाज वेरीफाइड बाय मी, तभी मैंने इस प्रोडक्ट को एंडोर्स करा। No person shall be liable to such penalty if he proves that he had published or arranged for the publication of such advertisement, provided no such defense shall be made of such person if he had previous knowledge of the order passed by central authority। अभी क्या है ना, अभी मैं डॉक्टर का एग्जांपल दे दी थी ना, डॉक्टर को ना एक ऑफर आया कि आप हमारी इस हेल्दी ड्रिंक को प्रमोट करिए। डॉक्टर ने कहा ठीक है आई विल प्रमोट। तो डॉक्टर ने कुछ लाइसेंसेस मांगे, क्या आपके पास FSSAI का लाइसेंस है, क्या आपके पास फूड सिक्योरिटी, एडल्ट्रेशन, बड़ी सारी चीजें होती है, इसके अप्रूवल्स है। तो कंपनी ने सारी अप्रूवल्स दिखाई डॉक्टर को। डॉक्टर ने खुद भी टेस्ट किए, इंग्रेडिएंट्स सब देखा। डॉक्टर ने कहा हाँ ठीक है आई विल प्रमोट। थोड़े सा 1 महीने बाद डॉक्टर को ऐसा नोटिस आता है कि भाई आप एंडोसर हो और ये चीज की ऐसे कंप्लेन है। तो डॉक्टर ने कहा मेरे ऊपर पेनल्टी क्यों लगेगी? आई चेक्ड ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल द डॉक्यूमेंट्स वर वेरीफाइड बाय मी। तो फिर डॉक्टर के ऊपर पेनल्टी नहीं लगेगी। या फिर अगर डॉक्टर ये प्रूव कर दे कि मुझे नहीं पता था कि इनकी मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, आई एम अ डॉक्टर, मुझे नहीं पता था कि अपने कॉम्पिटिटर के अगेंस्ट कुछ ऐसा कर रहे हैं या मिसलीड कर रहे हैं, लेकिन जहां ये प्रूफ हो गया कि आपको पहले से पता था कि ये एडवर्टाइजमेंट बैन है तब भी आपने इसको एंडोर्स करा, तो फिर तो गया। वाइल डिटरमाइनिंग द पेनल्टी, अगर आपके ऊपर पेनल्टी लग गई तो क्या क्या पेनल्टी किस आधार पर लगेगी? आपकी एडवर्टाइजमेंट ने कितनों को अफेक्ट करा, पॉपुलेशन, आपका ये ऑफेंस कितनी बार हुआ, वल्नरेबिलिटी ऑफ द क्लास ऑफ पर्सन जो इनसे अफेक्ट हुए, कोई बच्चे अफेक्ट हुए, टीनेजर्स अफेक्ट हुए, बूढ़े लोग अफेक्ट हुए, ग्रॉस रेवेन्यू आपको इसकी सेल से कितना हुआ। हमारी 4 करोड़ की सेल हो गई जब डॉक्टर ने प्रमोट करी हमारी हेल्दी ड्रिंक। बस पेनल्टी जब निकाली जाएगी तो इन सब चीजों को कंसिडर करा जाएगा। सर्च एंड सीजर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 22, यहां बोल रहे हैं ये जो इन्वेस्टिगेशन की आप कब से बात कर रहे हो ना, सेक्शन 19 में भी बात करी, 20 में भी बात करी आपने इन्वेस्टिगेशन की, फिर पेनल्टी की बात करी, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, एंडोर्सर के बारे में बात करी। कह रहे ये जो इन्वेस्टिगेशन होती है ना और प्रीलिमिनरी इंक्वायरी होती है, इसमें डायरेक्टर जनरल क्या करते हैं, या फिर अगर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के बिहाफ पे कर रहे हैं एज द केस में भी, ये क्या करते हैं, अगर इनके पास एक रीजन होता है टू बिलीव कि हमें कोई चीज का सर्च और सीज कर देना चाहिए। जैसे आपके पास कोई कंप्लेन आई, आप इन्वेस्टिगेशन करने के लिए गए और आप डायरेक्टर जनरल इन्वेस्टिगेशन विंग के, माइंड यू, तो आप किसी प्रेमाइसेस में गए तो आप वहां सर्च करने का राइट भी रखते हो और कुछ डॉक्यूमेंट या सैंपल या प्रोडक्ट को सीज करने का राइट भी रखते हो। तो यहाँ कह रहे हैं कि अगर डायरेक्टर जनरल हैज अ रीजन टू बिलीव दैट एनी पर्सन हैज वायलेटेड कंज्यूमर राइट्स और कमिटेड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस और एनी फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, देन ही शैल एंटर at any reasonable time or into such premises and search for any document। तो एंटर कर सकते हैं, मेक अ नोट ऑफ इन्वेंट्री, कितनी इन्वेंट्री है, और रिक्वायर एनी पर्सन टू टू कॉल फॉर एनी रजिस्टर कि ये वाला रजिस्टर लेकर आओ, ये रिकॉर्ड्स लेकर आओ। तो डायरेक्टर जनरल के पास ये सारी पावर है जैसे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में होती है फॉर सर्च एंड सीजर।
तो यहाँ पे भी डायरेक्टर जनरल के पास इन्वेस्टिगेशन के दौरान जैसे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में पावर दी गई है सर्च एंड सीजर की, वैसे ही पावर्स है। टू एंटर, सर्च द प्रेमाइसेस, सीज एनी डॉक्यूमेंट, रिक्वायर एनी डॉक्यूमेंट टू बी प्रेजेंटेड बिफोर हिम, तो ऐसा डायरेक्टर जनरल के पास भी पावर है। एवरी डॉक्यूमेंट, रिकॉर्ड और आर्टिकल जो वो सीज करते हैं ना, उनको ये जो डॉक्यूमेंट है या कोई भी आर्टिकल अगर डायरेक्टर जनरल अपने साथ लेकर आए फॉर इन्वेस्टिगेशन, उसको 21 दिन में लौटा देना होता है आफ्टर इन्वेस्टिगेशन। जहां पे लगे कि ये तो ऐसा मटेरियल है जो अपने आप ही नेचुरली डिके हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो उसको उसी मैनर में डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। या फिर कोई ऐसा आर्टिकल है जो जिसको इन्वेस्टिगेशन की जरूरी है, तो उसको जो रूल्स है उसके हिसाब से ही डिस्पोज ऑफ करना चाहिए। 30 सबसेक्शन 2 क्लॉज सी कहता है, इफ द कंप्लेंट एलिजेस अ डिफेक्ट इन द गुड्स व्हिच कैन नॉट बी डिटरमाइंड विदाउट प्रॉपर एनालिसिस। कह रहे हैं कंप्लेन आई है कंज्यूमर अथॉरिटी के पास, सेंट्रल अथॉरिटी के पास कि भैया इन्वेस्टिगेशन कराओ, ये जो मैन्युफैक्चरर है ना, ये बहुत बड़ा घपला है, ये ना बहुत ही मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट करता है, इसके गुड्स भी बिल्कुल डिफेक्टिव है। अभी सेंट्रल अथॉरिटी जब इन्वेस्टिगेशन करने जाएगी, सर्च एंड सीज की पावर तो तुमने पीछे सुन ली। 38 सबसेक्शन 2 क्लॉज सी बोल रहा है कि अगर कोई ऐसा गुड्स है जिसका डिफेक्ट नहीं पता चल रहा, जब तक कि उसको लैब टेस्टिंग या किसी टेस्ट में नहीं ले जाना पड़ेगा, तब तक कैसे पता चलेगा? तो सेंट्रल अथॉरिटी के पास पावर है कि वो उस गुड्स को कहां लेके जा सकते हैं, लेबोरेटरी फॉर फर्दर टेस्टिंग, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कमीशन में कंप्लेन फाइल करवा के इसकी फर्दर इन्वेस्टिगेट, मतलब इसकी रिपोर्ट जमा करी जाएगी। विक्सेशियस सर्च। अभी विक्सेशियस सर्च क्या होता है स्टूडेंट? विक्सेशियस का मतलब होता है समथिंग दैट इज नॉट राइट, समथिंग दैट इज नॉट ट्रू। द डायरेक्टर जनरल, जैसे डायरेक्टर जनरल बोलूं क्या याद आना चाहिए आपको? इन्वेस्टिगेशन विंग, ठीक है। तो ये जो अगर अपनी पावर यूज करते हैं सेक्शन 22, जहां पे इनके पास कोई रीजनेबल ग्राउंड नहीं है। अच्छा देखो, अभी एक बात बताओ, सर्च एंड सीज की जो तुमने पावर पढ़ी, वो तुमने तब पढ़ा कि जब इंक्वायरी हुई और उसमें कुछ एविडेंस आया, तब इन्वेस्टिगेशन हुई। इंक्वायरी भी तब होगी जब तुम्हारे पास कोई कंप्लेंट आएगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। और डायरेक्टर जनरल सिर्फ अपनी पावर का मिसयूज करने के लिए सर्चेस करते हैं किसी भी प्रीमाइसेस पे, या कोई भी रिकॉर्ड सीज करते हैं, या कोई भी डॉक्यूमेंट सीज कर लेते हैं। विक्सेशियस मतलब झूठी, कोई ऐसे सर्च का कोई मुद्दा नहीं है, कोई इंक्वायरी नहीं है, कोई कंप्लेंट नहीं है, फिर भी विक्सेशियस सर्च करते हैं, तो इनको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है 1 साल की, या फाइन लग सकता है 10,000 रुपए, या फिर दोनों। अब आप कहोगे ऐसा कोई क्यों करेगा मैम? मे बी ब्राइब लेने के लिए, मे बी झूठा केस बनाने के लिए, या झूठी कंप्लेन को बढ़ावा देने के लिए, या किसी की आपसी दुश्मनी का कोई अपनी पावर का मिसयूज करने के लिए। तो विक्सेशियस सर्च में यहाँ बोल रहे हैं कोई भी ऐसा ऑफिसर जो विक्सेशियस सर्च करता है, तो उसके लिए, क्योंकि देखो आपने ऐसा सर्च करा और इस वजह से, अगर सपोज मैं मैन्युफैक्चरर हूँ और मैं कुछ मैन्युफैक्चरिंग कर रही हूँ और उसमें आपने विक्सेशियस सर्च कर ली, तो मेरा तो नाम खराब हो गया ना मार्केट में, राइट? बेशक उसमें कुछ नहीं था, उसका कोई आधार नहीं था, तो बीइंग दैट ऑफिसर मे बी इम्प्रिजन फॉर अ टर्म ऑफ 1 year or a penalty of 10,000 or both, right? Designation of any statutory authority or body to function as central authority. यहाँ कह रहे हैं कौन काम करता है एज अ सेंट्रल अथॉरिटी, उनकी डेजिग्नेशन क्या है? Section 23 empowers the state central government, which may, if it consider necessary by notification, designate any statutory authority or any body to exercise powers and function of सेंट्रल अथॉरिटी। तो सेंट्रल अथॉरिटी की जो भी पावर फंक्शन है, किसी भी अथॉरिटी को वो पावर दी जा सकती है। अपील, यहाँ कह रहे हैं एनी पर्सन अग्री बाय ऑर्डर पास बाय सेंट्रल अथॉरिटी। जैसे क्या है ना, सेंट्रल अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल ने या सेंट्रल अथॉरिटी के चीफ कमिश्नर ने या किसी कमिश्नर ने कोई पेनल्टी लगा दी किसी मैन्युफैक्चरर या किसी पर्सन के ऊपर, और वो पर्सन अग्रीव्ड है, वो कह रहा नहीं ये ऑर्डर राइट नहीं है, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, तो आप सेंट्रल अथॉरिटी के इस ऑर्डर की अपील कहां करने जा सकते हो? कहां जा सकते हो? अपील टू नेशनल कमीशन। क्या हमने पढ़ा है इसके बारे में? नहीं पढ़ेंगे अभी। 30 डेज के अंदर अंदर आप नेशनल कमीशन में अपील कर सकते हो अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी विद इन 30 days फ्रॉम द रिसीप्ट ऑफ ऑर्डर, राइट स्टूडेंट्स? So this was all about Central Consumer Protection Authority. We have talked about councils as well. ये सारी बातें हमने कर ली हैं। हम क्या करने वाले हैं क्लास में? अगली क्लास में हम बात करने वाले हैं कमीशन के बारे में।
different types of commission at different levels, sorry, national, state and district, right? इसके बारे में हम तीनों कमीशन के बारे में वन गो में ही बात करेंगे, सो दैट हमें अच्छे से इसका अंडरस्टैंडिंग हो जाए. बिफोर दैट काउंसिल्स के बारे में पढ़ो, CCPA के बारे में पढ़ो, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी. प्लीज स्टडी अबाउट इट. अगर आप नहीं पढ़ेंगे आपका फ्लो टूट जाएगा, आप आगे कमीशन पढ़ोगे, कंफ्यूज हो जाओगे, खिचड़ी बन जाएगी, फिर मुझे ही ब्लेम करोगे. इससे बेटर है प्लीज रिवाइज, प्लीज रिवाइज. So I'll see you in the next class with the revision, or with not revision, with the new topic of commission at different levels. See you in the next class, students. Thank you so much.